देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, हमारा इस खास पेशकश में बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। देश भर में कोरोना वायरस फैलाने के गुनहगार और मरकज की आड़ में करोड़ों अरबों रुपए बनाने वाले तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मौलाना के एक एक राज का पर्दाफाश हो रहा है और TV9 भारतवर्ष ने मौलाना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बिल्कुल, TV9 भारतवर्ष आपको बताएगा कि कैसे मौलाना साद ने खड़ी की है करोड़ों की दौलत और मौलाना का वो आलीशान फार्म हाउस, वहां पर कितना पैसा बहाया गया है। एक एक सबूत हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मौलाना पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, मौलाना पर इस वक्त की बड़ी खबर। ब्लैक मनी और हवाला के जरिए करोड़ों रुपए जमा करने वाले मौलाना से साद से जुड़े 125 बैंक अकाउंट दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के रडार पर हैं। और अहम बात यह है कि इन सभी 125 अकाउंट ये सभी साद के रिश्तेदार और उसके करीबी लोगों के हैं। इसके साथ ही दिल्ली मरकज में आए करीब 2000 विदेशी जमातियों के बैंक अकाउंट पर भी क्राइम ब्रांच की नजर है। और इसके अलावा मौलाना की एक वेबसाइट भी है dillimarkaz.com, इस पर भी शिकंजा कस गया है। और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बताइए क्या जानकारी है? आज जो खुलासा हुआ है 125 बैंक अकाउंट, dillimarkaz.com, इन सब के बारे में बताइए। क्या दिल्ली पुलिस को जानकारी हाथ लगी है? रिकॉर्ड तो बनाई दिया महीने का भाई हमने। जी गौरव, देखिए दो खुलासे इस बार हुए हैं। पहला खुलासा यह है कि dillimarkaz.com जो है उस वेबसाइट के बारे में अपने चौथे नोटिस के अंदर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने मौलाना साद से जानने की कोशिश की आखिरकार उस वेबसाइट को कौन चलाता है, कौन लोग हैं जो उसको संभालते हैं, कौन उस पर वीडियो अपलोड करता है, किस तरीके के वीडियोज उस पर अपलोड किए जाते हैं। हालांकि पता ये भी चला जांच के दौरान कि कुछ भड़काऊ भाषणों वाले वीडियोज उस पर अपलोड किए गए। तो ये तमाम जानकारियां वेबसाइट के बारे में जानने की कोशिश की कि कब वो वेबसाइट लॉन्च की थी और उसके पीछे उसका मकसद क्या था। इसके अलावा तकरीबन 125 ऐसे अकाउंट हैं, ये इनमें से ज़्यादातर फॉरेन अकाउंट हैं जिनके जरिए मरकज के अकाउंट में पैसा आया। तो ये पूरी स्क्रूटनी की गई, 125 अकाउंटों की डिटेल खंगाली जा रही है कि आखिरकार कौन कौन लोग हैं, किनके नाम से अकाउंट है, कितना पैसा। बिल्कुल जितेंद्र, जो आपने 125 खातों की बात की है जितेंद्र, 125 खाते की जो आप बात की है आपने जितेंद्र, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जितेंद्र। इसके बारे में हमको ये समझाइए कि जो 125 खाते हैं, इसमें जो रकम आई है, क्या ये वही रूट है जिसके बारे में जांच की जा रही है, जो हवाला रूट है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है? यानी कि ऐसे खाते जिससे कि मरकज पर शक की सुई ना जाए और सारा रुपयों का लेन देन हो जाए। क्या उसी मॉडस ऑपरेंडी का हिस्सा लगता है ये? जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए ईडी की जो टीम है, ईडी जो है पहले से ही PMLA के तहत मुकदमा दर्ज कर चुकी है। उधर क्राइम ब्रांच की टीम लगातार मौलाना साद के से संपर्क करने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए आखिरकार कितने अकाउंट और कितना पैसा मौलाना साद के अकाउंट में आया, यानी कि मरकज के अकाउंट में आया। तो ये कहा जा सकता है कि जो पूरी ट्रांजेक्शन है, जो पूरा मनी चेन है, वो पूरा का पूरा इस वक्त शक के दायरे में। और इसी नज़र से दिल्ली पुलिस की टीम ने 125 ऐसे अकाउंट हैं जिनकी डिटेल खंगालने में इस वक्त लगी हुई है। वो 125 ऐसे अकाउंट हैं जो कि जिनमें कि ज्यादातर फॉरेन के अकाउंट है, कुछ हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों के अकाउंट है, लेकिन इन सभी से मरकज के अकाउंट में पैसा गया है। तो किस मकसद से वो पैसा दिया गया, पैसा कहां से आया था, कैसे पैसे को आगे ट्रांसफर किया गया, ये वो पूरा ट्रांजैक्शन रूट है जिसको खंगालने में इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई है। मनी ट्रेल कहां से जुड़ी हुई है? गल्फ कंट्रीज के बारे में खुलासा कर चुका है TV9 भारतवर्ष। कैसे बाहर से पैसा आ रहा है? किसी के घर में अगर सारे फैमिली मेंबर्स जोड़ दे तो 8, 10, 12 अकाउंट होंगे, लेकिन इस तरह 125 अकाउंट बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। फिर वो जो वेबसाइट जिस पर सवाल खड़े किए गए, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ेगा इस पर बात करने के लिए। बिल्कुल, और उससे पहले लेकिन आप TV9 भारतवर्ष का वो स्टिंग ऑपरेशन देखिए जिसमें मौलाना की हम जो सच्चाई दिखाने जा रहे हैं वो आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। मौलाना साद के बारे में आंख खोलने वाला खुलासा। बिल्कुल, सबसे अहम बात यह है कि जो खुलासा है ये अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा है। आइए आपको पहले दिखाते हैं कि ये जो हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे थे वो तस्वीर देखिए, वो तस्वीर भी चौंकाने वाली है। साद के काले खजाने को एक्सपोज करने निकली हमारी टीम इतनी जानकारी तो जुटा चुकी थी कि साद जब भी अपने होम टाउन उत्तर प्रदेश के शामली जिले में जाता है तो अपने आलीशान फार्म हाउस में जरूर ठहरता है।
बड़ौद से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है बावली। हमें पता चला साद का हैंडलर सलीम यहीं रहता है। थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद हम सलीम के घर पर थे और यहाँ हमारी मुलाकात सलीम के बेटे और भाई से हुई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बेटा सलीम भाई है? सलीम भाई हाँ बेटा सलीम भाई है? सलीम भाई जैसे मौलाना गायब है उसी तरह सलीम भी फरार था, लिहाजा उसकी तलाश में हमारी टीम ने शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस का रुख किया कि शायद वो वहां हो। ये मौलाना साद की ऐशगाह कही जाती है क्योंकि इसके अंदर ऐशो आराम का हर इंतजाम है और इसी का केयरटेकर है सलीम। पार्किंग में खड़ी महंगी महंगी गाड़ियां, बड़ा और खूबसूरत गार्डन, हर रंग के विदेशी तोते, सफेद मोर, स्विमिंग पूल। ये फार्म हाउस हर लग्जरी से लबरेज है। इसे देखकर मन में एक ही सवाल आता है, कितना पैसा लगा होगा इस जन्नत को बसाने में। बहरहाल हमने फार्म हाउस में सलीम को ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। हाँ, लेकिन सलीम से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा जरूर हुआ और ये खुलासा किया फार्म हाउस के बगल में रहने वाले एक शख्स ने। खास पड़े हैं उनके बहुत खास। हाँ, लेकिन जब ये क्राइम ब्रांच आई ना तो ये तो बाग वाला बन गया, वो तोड़ने लगा लोकाट। जब भी पुलिस आती है ना तो लोकाट आ रहे हैं भूख गया और हुलकारे देने लगता है, वो तोड़ने लगता है। सलीम ये है ना, क्या नाम, मुल्तानी लुहार है ना, ये बड़े तलाक होते हैं। जैसे क्राइम ब्रांच आई या कानून पुलिस आई, ये तो हुलकारे देने लगा, कोसे उड़ाने लगा। अच्छा, दो आप कौन हो? वे दो हम चौकीदार हैं। इस शख्स ने साद की ब्लैक मनी से जुड़ा भी एक हैरत अंगेज खुलासा किया जिसे सुनकर हम दंग रह गए। 2000 करोड़ रुपया का तो अब टर्नओवर है नया ताजा, अब पिछले 3 महीने का 2000 करोड़ रुपया, तो 2000 करोड़ रुपया तो अब आया है नया ताजा। 3-4 महीने से जब वो वहाँ एक वो प्रोग्राम करना था उसके लिए। अच्छा, 2000 करोड़। और अपनी संपत्ति आपको बता दूं, पैसा गिनने के लिए मशीनें लगी हुई हैं। अच्छा, हाँ जी, पैसा हाथ से नहीं गिना जाता। कोई मजदूर ऐसा नहीं है जो अंदर से आज तक मेरे पास आया और वो 2000 से कम का नोट खुलवाने लाया। अच्छा, तो मजदूर को 500 रुपए देने हैं, काम जब चल रहा था तो 2000 का नोट लेके आता। अच्छा, हाँ, मशीन लगी हुई? हाँ, मशीनें हैं। अपने शागिर्दों को दीन के रास्ते पर ले जाने का दम भरने वाला मौलाना साद पक्षियों का भी बड़ा शौकीन है। साद के फार्म हाउस में विदेशों से लाए पक्षी रखे गए हैं। इनमें सफेद मोर और रंग बिरंगे तोते हैं और साद का ये बर्ड लव शामली में हर कोई जानता है। इस बीच साद की ऐशगाह के एक इंजीनियर के बारे में हमारी टीम को बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिली और वो शख्स है दीनानाथ, जिसने साद के फार्म हाउस को रिकंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। 1.5 करोड़ रुपए लग गया था मौलाना साहब के फार्म हाउस में। हाँ, हाउस छोड़ के वो सारा 1.5 करोड़ काम आप ही नहीं किया था? हाँ, बाकी जगह हम जहाँ तो उसमें जो पैसा लोगे कैश में लोगे, कुछ कैश में लेने, कुछ वाइट में लेने। 5,000 का टिकट दिया था, देख लो कैश आपने पूरा 1.5 करोड़ रुपए कैश दिया था, सब कैश। हमसे भी जब कैश। हमारी पड़ताल में यह भी पता चला कि वही ब्लैक मनी लोगों में बांटी जाती है। वही 2-2 हजार के नोट यहाँ फार्म हाउस पर आते हैं। उसी से साद ने बेहिसाब जायदाद खड़ी कर ली है। साद भले ही पुलिस और कानून से बचता फिर रहा है, लेकिन बहुत जल्द उसका हिसाब होगा, ये तय है। TV9 भारतवर्ष के लिए उमेश पाटिल और राम कुमार की रिपोर्ट। तो
देखिए, ये बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है कि कैसे अरबों करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर रखी है मौलाना साद ने। और इसी से जुड़े हमारे कुछ बड़े सवाल हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। बहस की शुरुआत करें उससे पहले TV9 भारतवर्ष के सवाल। पहला सवाल, क्या मौलाना साद चारों तरफ से घिर गया है? बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये कि मौलाना से जुड़े हुए 125 खातों का गौरव, इन 125 खातों का राज आखिर क्या है? बिल्कुल। और तीसरा सवाल, मौलाना के पास कहां से आई इतनी संपत्ति? कौन सा धंधा है, कौन सा कारोबार है, कहां से ये करोड़ों और अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित की जा रही है? और देखिए, चौथा सवाल बड़ा ही रोचक है गौरव। चौथा सवाल ये कि क्या जमात की आड़ में मौलाना ने काली कमाई की है? ये चौथा सवाल है। बिल्कुल। और इन चारों सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस पैनल में जो इस वक्त गेस्ट हैं, आपसे उनको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन नलिन कोहली हैं। हमारे साथ आशीष चंद्र सिंह हैं, आप फॉर्मर डेप्यूटी लीगल एडवाइजर हैं ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय के। हमारे साथ अरविंद कुमार जैन हैं जो कि यूपी के पूर्व डीजीपी हैं। गौरव, 3 और मेहमान हैं, उनका परिचय मैं कराए दे रहा हूं। हमारे साथ में जो बाकी के 3 मेहमान हैं उनका परिचय इस तरह से। इलियास शराफुद्दीन साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हैदराबाद से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दीपक झा कांग्रेस के नेता हैं, वे भी हमारे साथ में हैं। और बिलाल खान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, ये भी मुस्लिम स्कॉलर हैं। ये सब मेहमान हमारे साथ हैं और शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला सवाल है मेरा, मैं इलियास शराफुद्दीन साहब से लूँगा। आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं इलियास शराफुद्दीन साहब, एक बात बस समझा दीजिए। ये देखिए, मेरे हाथ में कागजात हैं, 125 खाते मौलाना साद से जुड़े हुए, तबलीगी जमात से जुड़े हुए 125 खाते, ये जांच में निकला हुआ है। ये मौलाना साद तबलीगी जमात चला रहे थे या अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे थे? क्या चला रहे थे ये? मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 125 नहीं 250 खाते भी अगर है तो अल्लाह रसूलुल्लाह ने हलाल कमाई के लिए मना नहीं किए। लीगली खाते होना चाहिए, इलीगल कुछ भी नहीं होना चाहिए। इलीगल अगर है तो बराबर एक्शन लीजिए। रामदेव तब तक भीख मांग की जिंदगी गुजारता था, अब 70,000 करोड़ का आसामी बन गया। आसाराम सिंहानंद 2 करोड़ के लिए चलने वाले अब लाखों के। देखिए, आप शराफुद्दीन साहब देखिए, शराफुद्दीन साहब, मैं बीच में रोकता नहीं हूँ किसी को, मेरी आदत नहीं है। मैं आपको मौका दूंगा, परेशान ना होइए। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है, आपने अपनी लाइन साफ कर दी। अपने मुंह से आप तुलना कर रहे हैं मौलाना साहब की चिन्मय आनंद जी से कर रहे हैं, आप उनकी तुलना कर रहे हैं आसाराम बापू से कर रहे हैं, इन लोगों से जिन पर मुकदमे संगीन दर्ज हैं, बलात्कार से लेके जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। आपने तो अपने आप घेरा तय कर दिया, मौलाना साद कहां है, वो कहां जाएगा, अपने मुंह से तय कर दिया आपने। चोरी पकड़ी गई क्या? निकल गई मुंह से सच्चाई? हमारा पैसा कहीं गुमाम हो रहा, रामदेव को कहीं गुमाम हो रहा, मेहर को गुमाम हो रहा। 68,000 करोड़ किसके पास कमाल बात कर रही? पहले उस पर इंक्वायरी करो और इलीगल जो भी रहा अंदर करो। योगी आदित्यनाथ लो, रामदेव लो, मौलाना साहब लो, कोई भी एक्शन लो। अच्छा, ठीक है। इलियास शरफुद्दीन, आप रहिए मेरे साथ। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा, इलियास शरफुद्दीन की आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, जरा उसको सही करिए। और उनकी आवाज कम आ रही है। इस बीच में दीपक झा के पास जाना चाहूंगा। दीपक झा, क्या लगता है आपको मौलाना साद को लेकर जो खुलासा हो रहा है, क्या अब भी आप मानते हैं कि मौलाना साद को अब सामने आ जाना चाहिए? 4 क्राइम नोटिस जा चुके हैं क्राइम ब्रांच के, 5वें की तैयारी है। दिल्ली मरकज.com का खुलासा हुआ है, एक से एक भड़काऊ वीडियो उस पर अपलोड किए हैं, उसके बारे में भी दिल्ली पुलिस जवाब मांग रही है। क्यों नहीं आ रहा मौलाना साद बाहर? क्या लगता है आपको? देखिए गौरव भाई, मैंने पहले भी कहा है कि मौलाना साद को गिरफ्तार अब तक हो जाना चाहिए था। अगर ये नहीं हो पा रहा है गिरफ्तार, तो किसकी कमी है हमको देखना पड़ेगा। रही बात इसके पास पैसे कहां से आए, इतने कैसे? तो जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी से लेकर अब तक सरकार क्या कर रही थी? अगर इसके पास इतना ब्लैक मनी है कि जैसा आप दिखा रहे हैं कि नोट बांटता था 2,000 रुपए का, 5,000 रुपए किसी को भी देता था, आप जैसा स्ट्रिंग में बताया, तो बहुत बढ़िया स्ट्रिंग किया आपने, बधाई की पात्र है आपका चैनल। देश में ऐसे गद्दारों को जो छुपे हुए हैं, इनको निकाल के लाने का, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल उठता है। नहीं तो उसके बाद जब हम स्टिंग कर रहे हैं और जब हम खबर दिखा रहे हैं, तो उसके मौलाना साद के बचाव में भी तो 4 लोग खड़े हैं ना। मौलाना साद के बचाव में, उसके लिए वहां पर सवाल जवाब करने वाले। मौलाना साद के पक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ है। मौलाना साद से नियमितता पूरी कार्रवाई होना चाहिए, ये सारे लोग चाहते हैं। आसाराम देशद्रोही की तरह
पकड़े गए। उसी तरह मौलाना साहब, जैसे अभी आपने बताया ना कि आसाराम से इनका कंपेयर किया जा रहा है। हाँ, नहीं वो कंपेयर दीपक जी अभिषेक बोल रहा हूं, वो कंपेयर हम नहीं कर रहे थे, वो कंपेयर उनके ही समर्थकों ने कर दिया। बड़ी हैरानी की बात हुई। खैर, इस पर आगे आएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ में चूंकि जुड़े हुए हैं, मामला ईडी का है, ये 125 खातों की जो बात है, हमारे साथ में आशीष चंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। ये फॉर्मर डिप्टी लीगल एडवाइजर हैं ईडी के। देश विदेश में इन्होंने ईडी की ओर से केस किए हैं, ईडी की ओर से जांच पड़ताल की है। इनसे बेहतर कौन बताएगा। आशीष जी, बस इतना समझा दीजिए कि तबलीगी जमात एक धार्मिक संस्था, मौलाना साद इसे चला रहा है, फिलहाल फरार है। 125 खाते, आपने तो बहुत जांच की है, देश विदेश में कहां-कहां जाके आपने जांच नहीं की है। 125 खाते कोई खोलता है क्या अपने रिश्तेदारों, अपने करीबियों के तरीके और अभिषेक जरिए से? इसमें एक चीज और जोड़ दें सर, उसमें जनवरी से मार्च तक लॉकडाउन के ठीक होने से पहले बहुत पैसा आया है। हाँ, बहुत पैसा आया है। ईडी उसकी भी जांच कर रही है कि मनी ट्रेल क्या है। आशीष जी बताइए, ये पहली नजर में क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये बिल्कुल क्लियर कट केस मनी लॉन्ड्रिंग का लग रहा है जी। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, इसमें खास बात ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी अपराध को करके ही कोई पैसा कमाया जाए। अगर कोई भी पैसा वो कमाता है जिसका कि वो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, तो सच मनी विल बी ट्रीटेड एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। बिल्कुल। और वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, दैट इज लायबल फॉर अटैचमेंट एंड लेटर ऑन इट फॉर इट्स कॉन्फिस्केशन। क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है कि कोई भी एक संस्था जो धार्मिक संस्था अपने को कहती है, वह धार्मिक संस्था इस तरह से जो मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही, डिसबर्स कर रही है डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में, ये इप्सो फैक्टो शो करता है कि ये पैसा इस वजह से इन अकाउंट्स में भेजा गया ताकि जांच एजेंसियों को यह पता न चल पाए कि ये पैसा गया कहां। हाँ बिल्कुल। तो आशीष जी आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अब एक बार जरा बिलाल खान के पास चलें। ये जांच एजेंसियों को पता ना चले, 125 खाते खोल देना। बिलाल खान साहब, किसी और के सुने आपने धार्मिक संस्था के 125 खाते, वो भी अलग अलग लोगों के नाम पर, अलग अलग रिश्तेदारों के नाम पर, और उसमें अचानक से पैसे का फ्लो बढ़ जाता है? किसी और का सुना है आपने? बताइए बिलाल साहब। बिल्कुल सुने, बहुत सारे धर्म गुरुओं के सुने। इसमें एक टारगेट करने की जरूरत नहीं है किसी को, वो जांच का विषय है। वो तो जांच कैसे होगी? जांच कैसे? बिलाल खान साहब, जांच के लिए क्या किया जाए? जांच के लिए क्या किया जाए? विक्टिम कार्ड प्ले कर देते हैं। एक बात समझा दीजिए, जांच के लिए क्या किया जाए? जांच के लिए बिलाल खान पेश होंगे पुलिस के सामने? जांच के लिए बिलाल खान पेश होंगे? कहाँ है मौलाना साद? आए बताएं 125 खाते किसके हैं? सुनिए, मौलाना साहब जो हैं, वो तो आप एक काम करिए साहब, आपके सवाल का जवाब तो खुद ही मिल गया। वो तो हमारे जो अजीत डोभाल साहब हैं एनएसए, वही बताएंगे, वही मिले थे सबसे पहले उनसे। उनसे पूछिए कहाँ है कहाँ नहीं। हमारी पुलिस इतनी कमजोर नहीं, आईबी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर नहीं, उनको नहीं पता। क्राइम ब्रांच इतनी कमजोर नहीं, उनको नहीं पता। गौरव, जब कोई ये तर्क देता है तो मुझे हंसी आती है। जब कोई ये तर्क देता है कि सरकार को पता है, ये लोग बता रहे हैं कि मौलाना साहब सरकार के आदमी हैं, सरकार के एजेंट हैं। इनकी अपनी बातें अगर इनको सुना दी जाए तो ये शर्मसार हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? पता नहीं है जब कौन मिला उनसे सबसे पहले। आप सरकार, क्राइम ब्रांच लगातार उनसे पूछ में नोटिस का जवाब दे रहे हैं, उसमें ये नहीं है कि अरे तो वही तो सवाल है, क्राइम ब्रांच के नोटिस का जवाब दे रहे हैं। क्राइम ब्रांच तो ये भी कह रही है कि सरकारी लैब में कोरोना का टेस्ट कराओ, वो प्राइवेट लैब से टेस्ट करा के उनके बेटे और उनके वकील कह रहे हैं कि उनको कोरोना नहीं है। बोलिए आप बोलिए बिलाल साहब, बोलिए, फिर मैं अरविंद जैन साहब के पास जाऊंगा। बोलिए आप। हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर नहीं है कि उन्हें मौलाना साहब का नहीं पता। मौलाना साहब एक आम इंसान है भाई। आम इंसान के 125 खाते होते हैं क्या? आम इंसान के पास इस तरह से लग्जरी फार्म हाउस, लग्जरी गाड़ियां, इस तरह के अरबों करोड़ों की संपत्ति होती है क्या आम इंसान के पास? बिलाल खान, आम इंसान है जैसे हमें, ऐसे वो है नहीं है। गौरव आपके पास होगा, मेरे पास तो नहीं है। गौरव, आपके सवाल का उनके पास जवाब भी नहीं है। आप पूछ रहे हैं, उत्तर बता रहे हैं दक्षिण, लेकिन हम बीच में लेके आते हैं अरविंद। रुक जाइए आप 2 मिनट के लिए, रुक जाइए। अरविंद कुमार जैन साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं यूपी पुलिस के। इनके पास तजुर्बा है, इन्होंने ऐसे कई सारे केसेस हैंडल किए हैं, काफी अनुभवी पुलिस ऑफिसर हैं। अरविंद जैन साहब, 125 खाते सामने आए हैं निजामुद्दीन मरकज के, उससे जुड़े हुए लोगों के, तमाम लोगों के जरिए खाते खोले गए, उसमें प्रॉपर्टी आ रही है, पैसे उसमें आ रहे हैं। मौलाना साद का आलीशान फार्म हाउस सामने आया है। ये जो आप चीजें देख रहे हैं, ये संकेत आपको क्या इशारा करते हैं? आपने बहुत सारे एक से एक हाई प्रोफाइल केस हैंडल किए हैं। ये जो आपको संकेत, जो जानकारियां छन के सामने आ रही हैं, ये किस और इशारा करती हैं जैन साहब? ये इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी नौबत कभी आएगी कि ये सब खाते कभी चल के आगे चलकर एक्सपोज होंगे। 125 खातों का खोला जाना
ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस दिल्ली में, हार्ट ऑफ दिल्ली में किया जाना, फार्म हाउस करना, पता नहीं और कितने कंट्री में और कितनी जगह इनकी लैंडेड प्रॉपर्टीज होंगी, इनकी और कहां पे इन्होंने कंस्ट्रक्शंस कराए होंगे, ये सब तो अब निकल कर आएगा। ये तो देखिए बिल्कुल क्लियर है। जो भी फॉरेन कंट्रीज से फंडिंग होती है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, उसके लिए बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है और इसके लिए अब ऑर्डर्स हैं। ये सब इलीगल फंडिंग है और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इसका कोई इंटीमेशन एमएचए को दिया होगा या एमएचए से इसके लिए कोई परमिशन होगी। मैं यही सवाल लेके, जो बात इबलाल खान ने उठाई थी, जिसका इशारा आपने किया जैन साहब, मैं जाना चाहूंगा नलिन कोहली के पास। नलिन कोहली, जब भी हम मौलाना साद के बारे में सवाल पूछते हैं, आपने भी सुना होगा, इस पैनल में भी एक शख्स ने सवाल उठा दिया कि सरकार का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, सरकार की पुलिस क्या कर रही है। दिल्ली पुलिस तो सीधे केंद्र सरकार के अधीन आती है, वो एनएसए तक पहुंच जाते हैं। तो क्या वाकई दिल्ली पुलिस इतनी लाचार हो गई है कि एक मौलाना साद जो हजारों लोगों को एक साथ बुलाता है, जिसके ऊपर जिम्मा है देश में कोरोना फैलाने का, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि हजारों लोग जमात के हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं, उसको नहीं ढूंढ पा रही दिल्ली पुलिस या इंटेलिजेंस? थोड़ा समय दीजिएगा, मैंने सबकी बातें बड़े गौर से सुना जी। पहली बात तो ये कहे कि मौलाना साद भाग रहे हैं, अब ये स्पष्ट हो गया है कि भाग क्यों रहे हैं। हाँ। क्योंकि यदि कुछ इन्होंने गलती नहीं की होती और इनको कोई भय नहीं होता और अगर सत्य के मार्ग पे रहते तो भागने की कोई जरूरत ही नहीं थी, भगोड़ा बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सारे खुलासे जो आपकी टीम ने किए हैं इस बात की तरफ संकेत करता है कि बहुत कुछ छुपाने का एक प्रयास किया गया। अब उसका जब खुलासा हो रहा है तो उनको एक चिंता हो रही है, इसलिए भाग रहे हैं। अब देख रहे हैं कि कानूनी शिकंजा उन पे टाइट हो रहा है। दूसरी बात जो कही जा रही है, पुलिस का काम, अरविंद जी भी बैठे हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, पुलिस का बड़ा कठिन काम हो गया और कोरोना में और भी कठिन। काम करे तो गाली, पत्थर खाएं, उन पे लोग थूकेंगे, कई जगह तो उन पे लाठियां चली हैं। काम करने के लिए तबलीगी जमात के कई लोगों ने इसे दिखाया कि ऐसे बर्ताव किया। अगर पुलिस वाले किसी मस्जिद में घुस जाएं तो कहा जाएगा कि ये देखिए इस पे मस्जिदों के अंदर घुसा जा रहा है, पुलिस अब ये कर रही है, तानाशाही हो गई है। और अगर ना घुसे तो पूछा जाएगा आप घुसे क्यों नहीं। अगर अजीत डोभाल साहब वहां जाते मनाने के लिए, किसी से एक पेशकश करने के लिए, आप एक बड़े धार्मिक गुरु हैं, प्लीज इसको, इस सिचुएशन को ठीक करिए, तो फिर कहा जाता है कि ये उनके आदमी हैं। तो इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं कई पैनल्स पे बैठा हूं और मुसलमान स्कॉलर्स ने, बड़े उम्दा लोगों ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई तबलीगी जमात हर मुसलमान को रिप्रेजेंट नहीं करता। और सही कह रहे हो, तबलीगी जमात में भी जिन लोगों ने गड़बड़ हरकतें की हैं, थूकना, अश्लील काम करना, मतलब महिलाओं के सामने कपड़े उतार के नग्न करना, लेटरिन ना प्रयोग करके वहां कॉरिडोर्स में करना, पत्थर फेंकना, ये भी सारे जमात के लोग। जाइए इलियास जी, आप जब बोल रहे थे तो बीच में कोई नहीं बोल रहा था। मुझे पसंद नहीं है, मैंने नहीं रोका किसी। आप रुकिए, आप बोलिए नलिन भाई, बोलिए, आप आवाज आ रही है, आप बोलिए, आप बोलिए, आप उनको उनका ना, आप बोलिए, आपका ऑडियो क्लियर है, आप बोलिए। अब है कि तबलीगी जमात के सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन तबलीगी जमात में एक पैटर्न दिख रहा है मौलाना साद से जुड़ा हुआ, कि विदेश से कई लोग वीजा नॉर्म्स का उल्लंघन करके देश में आ रहे हैं, धर्म प्रचार कर रहे हैं, अकाउंट्स खोल रहे हैं। और अरविंद जी ने एक अच्छा संकेत, सही संकेत दिया है, जरूर इनके जो रिपोर्टिंग नहीं हुई होगी पैसे को लेके, नहीं तो भागने की जरूरत नहीं होती। सेकंड बात, मैं एक और बात कहूंगा, जब मुसलमान वरिष्ठ लोग कहते हैं कि तबलीगी जमात के मौलाना साद सारे मुसलमानों के नेता नहीं है, नहीं, वो तो कई इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं। नलिन कोहली, सवाल वो नहीं है। नलिन कोहली, सवाल यह है कि 4-4 क्राइम ब्रांच के नोटिस मौलाना साद को जाते हैं, मौलाना साद वकीलों के जरिए जवाब भी दे रहा है, लेकिन पुलिस की पकड़ में अभी तक नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे जो लगता है, अरविंद जी से पूछिए, उनका अनुभव है, मेरा एक एस्टिमेट है, अनुमान है कि मौलाना साद कहा जा रहा है जाकिर नगर में कहीं है। इस वक्त कोरोना के समय में क्या हाउस टू हाउस सर्च होना चाहिए? क्या और लोगों की भी प्राइवेसी के इश्यूज नहीं है? ठीक है नलिन जी, आपकी नलिन कोहली आपका इशारा एकदम क्लियर समझ रहे हैं। आप जो बात कहना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं वहाँ हॉट स्पॉट है, वहाँ ऐसा एरिया है, वो एक पहलू है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम फिर से एक बार जाएंगे आशीष चंद्र सिंह साहब के पास, जो ईडी के डिप्टी लीगल एडवाइजर रहे हैं। शराफुद्दीन साहब, बहुत कुछ बोलने की आप कोशिश कर रहे थे, मुझे एक बात आप समझा दीजिए, बस एक बात में आपकी सारी बात समझ जाऊंगा। मैं ये सारी बात
मान लूंगा कि मौलाना साद को टारगेट किया जा रहा है, ये भी मान लूंगा कि मुसलमानों पर हमला, सारी बात मान लूंगा। ये समझा दीजिए कि मुसलमान की परिभाषा क्या है आपकी नजर में? मौलाना साद, उनके बेटे, उनके भांजे और कोई मुसलमान नहीं है क्या? सारा हिसाब किताब बेटा देख रहा है, भांजा देख रहा है, और ये बात खुद मरकज के ही कर्मचारियों ने पूछताछ में बताई है। क्या है मुसलमानों का क्राइटेरिया? अपना बेटा, अपना भतीजा, अपनी प्रॉपर्टी, आलिशान फार्म हाउस, ये है मुसलमान होने का क्राइटेरिया। बाकी जो आम मुसलमान है उनसे क्या मतलब, उनका क्या है क्राइटेरिया? एक अल्लाह की इबादत करने वाला, मोहम्मद के रास्ते में चलने वाला, नंगा बीजेपी का एमपी चिन्मयानंद उसके खिलाफ करने वाला, टेंगर को फांसी दिलाने वाला और बीजेपी के दल्लालों के खिलाफ बात करने वाला। बरामदेव को 2000 करोड़ मोदी माफ करे, नीरव मोदी मतलब शुरू हो गए, गौरव शुरू हो गए। बीजेपी मोदी, अमित शाह, अभी ये डोनाल्ड ट्रंप तक जाएंगे, ये अभी डोनाल्ड ट्रंप तक जाएंगे, लेकिन मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। ये इस बात का जवाब देंगे एक बार फिर से, चूंकि दीपक झा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। दीपक झा, एक बार इलियास सरफुद्दीन से एक बार फिर से सवाल लेते हैं। इलियास सरफुद्दीन, आप अपना एजेंडा चलाइए। मेरा सवाल है, मौलाना साद कानून का पालन अगर करने वाला शख्स है तो क्यों नहीं सामने आ रहा? मौलाना साद क्वारंटीन हो चुका, आइसोलेट हो चुका, महीने भर से उसको जो कुछ होना था सब कुछ हो चुका। अब तो सामने आके जवाब दे। ऑडियो क्लिप जारी करके लोगों को भड़काना आता है, कानून का पालन करना नहीं आता। इलियास सरफुद्दीन, देखिए आप बोलते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। आराम से सवाल जवाब करते हैं ना। गौरव, वो सुन ही नहीं रहे हैं आप जो सवाल कर रहे हैं, उनको रटा हुआ है, उन्हें जवाब क्या देना है। एक बार जब दीपक झा के पास चलते हैं, उसके बाद आशीष चंद सिंह कुछ बताना चाह रहे हैं। दीपक झा, देखिए आप कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये कितना गंभीर आपको लगता है कि एक धर्म गुरु जो अपने आप को कहता है, उसको 4 नोटिस दी गई है। वो इतने बड़े वीआईपी सिंड्रोम से पीड़ित है कि अपने वकील के जरिए नोटिस का जवाब दे रहा है, वो सामने नहीं आ रहा है। उसके जो दूसरे समर्थक हैं देश भर में तबलीगी जमात के, वो पहले क्वारंटाइन हैं, फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है, वो जेल के अंदर हैं, और जो उनका धर्मगुरु है वो कहां का वीआईपी है कि वो नोटिस से जवाब देगा? 4 नोटिस का जवाब हो चुका है। अभिषेक जी, मेरे को 30 सेकंड का टाइम दीजिएगा। जी बोलिए। तो आज क्या है, मौलाना साद जैसे लोग निहायती देश और धर्म दोनों के नाम पे कलंक है। बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही आपने, और हिंदुस्तान को भी कलंकित कर रहे हैं। लेकिन सरकार के मंशा पे भी सवाल उठता है, सरकार इतना टाइम क्यों दे रही है, गैप क्यों कर रही है? सरकार कहीं ना कहीं इसको हिंदू मुसलमान के फ्रेम में बढ़ते हुए देखना चाहती है, क्योंकि भाजपा के नलिन कोहली जी अभी तक इतना देर बोले, लेकिन एक बार इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको कब अरेस्ट कर सकते हैं। हम इतने ताकतवर मुल्क हैं, दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, एक कीड़े को नहीं पकड़ सकते जिसके नाम पे आप। अरे तो वो तो कह रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि जाकिर नगर में उसकी लोकेशन मिली है, लेकिन कोरोना है, हॉटस्पॉट है जाकिर नगर, शाहीन बाग हॉटस्पॉट है, इसलिए घर घर जाकर छानबीन नहीं कर सकते। जब हो जाएगा कोरोना खत्म तो शायद घर घर भी छानबीन करा लेंगे। सवाल तो ये है कि छिपता कौन है? बिलाल खान, छिपता तो वो है ना जिसने कुछ गलत किया हो, जो अगर सही है, जो नियमों का पालन कर रहा है, जिसने कुछ गलत नहीं किया, वो तो एक नोटिस पे सामने आ जाता है और 4 नोटिस पे सामने नहीं आ रहा। दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ पा रही। मान लेते हैं आपकी बात, दिल्ली पुलिस के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि मौलाना साद को पकड़ पाए, तो क्या मौलाना साद इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो ये जाने कि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो सामने आए? मैं ये कह रहा हूँ, क्या वो छुपने की कोई बात नहीं है इसमें। उस सरकार से सवाल क्यों नहीं कर सकते हम लोग? 14 करोड़ लोगों का रोजगार। अरे सरकार से सवाल तो करिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बिलाल खान, छिपता कौन है? आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने क्या कहा था कल? सुनिए, मैं उस पर भी जवाब दूंगा आपका। आपकी नलिन कोहली जी कुछ भी बोलेंगे और वो किसी को कीड़ा बोलेंगे, किसी को गुंडा बोलेंगे, बदमाश बोलेंगे, तो ऐसा सुन लेंगे। जब तक आपका मीडिया ट्रायल है, आप कोर्ट से बड़े नहीं है, कोर्ट पुलिस तय करेगी उनके मामले में क्या करना क्या नहीं करना। क्राइम ब्रांच बात कर रहा है उनसे। हम कुछ तय करने नहीं बैठे हैं, और हमें जवाब तो हमें अधिकार तो अमेरिका के राष्ट्रपति से भी सवाल पूछने का है। गौरव देखिए, जितनी बातें कर रहे हैं, एक बार आशीष चंद सिंह के पास चलते हैं, बड़ा जरूरी है। आशीष चंद सिंह, एक मिनट रुक जाइएगा। बिलाल खान, आशीष चंद सिंह के पास पर चलते हैं, फॉर्मर डिप्टी लीगल एडवाइजर रहे ईडी के। आशीष चंद सिंह, जो आप ये सारा डिटेल आपके सामने आ रहा है, जो सारे तथ्य आपके सामने आ रहे हैं, ईडी ये जो लोग सवाल बार बार कर रहे हैं कि अभी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप ईडी में सबसे इंपॉर्टेंट महकमे में रहे हैं, आपने बड़े बड़े केस किए हैं, ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं, अब समझाइए आपकी ईडी की कार्यशैली इस मामले में क्या आपको दिख रही है, और गिरफ्तार करने से पहले कितनी जानकारियां ईडी और जुटाना चाहेगा? इस तरह के कई मामले आप हैंडल कर चुके हैं।
आशीष जी। हाँ देखिए अभिषेक जी, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अभी तमाम बातें इस बारे में हो रही थी कि साहब वो भागा है और पकड़ में नहीं आ रहा, क्यों भाग गया। तो इस पे इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 8 है, जिसमें ये कहा गया क्राइम होने के बाद कोई भाग जाता है तो ये समझा जाएगा कि वो मुलजिम है, तभी वो भाग गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बात तो ये आप ध्यान में रखिए कि वो भागे इसीलिए है क्योंकि भागता वही है जिसके मन में चोर होता है, जिसके तिनका होता है, जिसपे क्राइम का जबरदस्त आरोप है, ये वैसे आरोप होता है। एक चीज आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर एक और खुलासा हम करने जा रहे हैं मौलाना साहब का, अभी तुरंत करने जा रहे हैं। अपनी बात पूरी कीजिए। बोलिए आशीष जी, बोलिए। दूसरी चीज ये है कि जहां तक ईडी का प्रश्न है, सबसे पहले उनको एविडेंस इकट्ठा करनी पड़ती, कलेक्ट करनी पड़ती है, सो दैट कि वो ये शो करें कि द अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्योंकि जो अरेस्ट है वो सेक्शन 19 पीएमएलए में किया जाता है। सेक्शन 19 में एक शर्त है कि ही इज अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। पुलिस हैज गॉट द पावर टू अरेस्ट ए पर्सन merely on reason to suspect, whereas ED has got the power to arrest a person when he has reason to believe, and reason to believe to the extent that he is guilty of the offense of money laundering. तो अभी जैसा मैंने समाचार पत्रों वगैरह में पढ़ा है और टीवी न्यूज में कि उनके कई नजदीकियों को ईडी ने एग्जामिन किया है। अच्छा, ईडी जो भी व्यक्ति को एग्जामिन करता है वो सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 और 3 ऑफ पीएमएलए करता है। वो जो स्टेटमेंट है वो आपकी बातों का लब्बो-लुआब ये है कि ईडी को अगर किसी पर शक है कि उसने घोटाला किया है, उसने पैसों का हेरफेर किया है, तो ईडी उसको समन भी कर सकता है और हिरासत में भी ले सकता है, पूछताछ भी कर सकता है। आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैं आपकी बात का मतलब समझ गया। अब जवाब इनसे लूंगा मैं, जो हमारे साथ दो लोग बैठे हैं जो मौलाना साद को यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा खुलासा मैं करना चाहता हूं और वो है मौलाना साद को लेकर दिल्लीमरकज.com पर एक नया ऑडियो संदेश अपलोड किया गया है। बिल्कुल, और इस ऑडियो के जरिए मौलाना का चेला साद को खुदा का वली बता रहा है, खुदा का वली। तो हमें बिल्कुल भी इन हालात में हजरत जी मौलाना साद साहब के साथ जो कुछ हुआ या किसी भी जमाने में किसी भी अल्लाह के हवाले के साथ अगर कुछ हुआ या हो रहा है तो कोई एक नई बात नहीं, मायूस होने की बात नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। माजी में हम झांक करके देखें, बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। सबसे बड़ी मिसाल खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है और अल्लाह के सबसे ज्यादा हबीब हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा तकालीफ से आपको गुजरना पड़ा, सबसे ज्यादा तकलीफें आई, सबसे ज्यादा साजिशें आपके साथ हुई हैं। आपके साथ क्या क्या नहीं हुआ, पागल कहा गया, दीवाना कहा गया, प्लानिंग हुई, तदबीरें हुई, साजिशें हुई और आपको जहर दिया गया, जादू कराया गया और आपको कितना ज्यादा धुतकारा गया, ठुकराया गया। इन सारे हालात में अल्लाह की मदद आ सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह नबी को इन हालात से गुजार रहे हैं। ये अल्लाह की मसलहत है, अल्लाह बेहतर जानते। खुद नबी को इतना ज्यादा सताया गया, इतना ज्यादा दुख दिया गया कि नबी को मक्का छोड़कर मदीना जाना। देखिए मौलाना साद जिस पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके चेले अभी भी उसका पीआर करने से बाज नहीं आ रहे। और एक बड़ा सवाल मैं अरविंद जी आपके पास आऊंगा, आप हाथ भी उठा रहे हैं बार बार। अल्लाह जो सुप्रीम पावर कहा जाता है, गॉड कहिए, अल्लाह कहिए, भगवान कहिए, इसकी इबादत अपने अपने धर्म के मुताबिक सभी करते हैं। एक इंसान को उसके बराबर लाकर खड़ा करना जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, यानी पूरी कोशिश की जा रही है कि अभी भी उसको डिफेंड किया जाए। अरविंद जी, क्या ऐसी चालबाजियां कामयाब होती हैं क्या ऐसे गंभीर केसेस में? देखिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सब भटकाने की कोशिशें हैं, ये लगातार हर केस में, हर इंपॉर्टेंट केस में की जाती हैं। बहुत से लोग ये पीआर का काम करेंगे। मेरा तो सिर्फ एक सबमिशन है, जब क्राइम ब्रांच ने कोई मुकदमा दर्ज किया है, ये पीएमएलए वगैरह का केस, ईडी का और सब जो भी है, इनकम टैक्स का, ये सब बाद में आते हैं। एक क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, उस क्रिमिनल केस के तहत दबिशें दिखाई गई होंगी मौलाना साद को गिरफ्तार करने के लिए। मरकज में या अन्य स्थानों पर, फार्म हाउस पर भी पुलिस गई थी क्राइम ब्रांच की, केस डायरीज भी कट रही होंगी, पूरा लिखा पढ़ी इसकी चल रही होगी जैसे कि चलनी चाहिए। पहले हम लोग लेते हैं 82 की कार्रवाई होती है, अटैचमेंट के लिए भगोड़ा घोषित किया जाता है, और फिर उसके बाद 83 की कार्रवाई होती है जो अटैचमेंट ऑफ
इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी कराई जाती है। ये इसमें एक महीने का समय कभी कभी कोर्ट इंसिस्ट करते हैं 82 के बाद 83 देने में, एक महीने के बाद हमारे पास आइए। तो मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने अवश्य 82 की कार्रवाई की होगी और 83 की कार्रवाई जैसे ही होगी ये स्वयं सामने आ जाएंगे। इसमें अनावश्यक कोई ज्यादा। अरविंद जी, बिल्कुल जैन साहब, आपने जो बात की उससे काफी चीजें क्लियर हुई। नलिन कोहली काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नलिन जी, एक सवाल मैं आपसे वो पूछ रहा हूं जो शायद कुछ दिनों बाद आपसे आपको जिसका जवाब देना पड़ेगा। मौलाना साहब की जब गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी तो होनी तय है, कब तक बचेगा कानून के शिकंजे से, तो शायद आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ जाए। उनके समर्थक तब शायद ये पूछेंगे कि गिरफ्तार क्यों किया भाई, वो तो कानून के सवालों का जवाब दे रहे थे, गिरफ्तार क्यों किया। आज जो ये कह रहे हैं कि पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है, नलिन कोहली साहब कल यही आपसे पूछेंगे कि गिरफ्तार क्यों कर लिया। अरविंद जी ने बहुत खूब इसको समझाया कि एक एब्सकॉन्डर डिक्लेयर होने की ऑलमोस्ट कगार पे तो आए गए हैं और उसको अटैचमेंट का नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। लेकिन मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। मैं बड़ा हैरान हूं कि जो लोग अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, आपके पैनल पे किस प्रकार की भाषा बोलते हैं। हर चीज में उनको आरएसएस, अब ये सज्जन जो है इनको हर चीज में प्रधानमंत्री मोदी दिखते, आरएसएस दिखते हैं। क्या आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी थे जब मरकज के लोग जाकर थूक रहे थे, महिलाओं के सामने नग्न हो रहे थे, जो पथराव कर रहे थे, जो मतलब नमाज अदा करने के लिए जबरदस्ती मस्जिदों में जा रहे थे, जब बाकी मस्जिद बंद हैं और मक्का मदीना तक बंद है। बंद करिए। आपके आदमी ने गलती किया है, सारे मुसलमानों के थोड़ी ना वो प्रतिनिधि है। मुसलमान स्कॉलर्स जो है उनकी निंदा कर रहे हैं, पर आप पेंट करना चाहते हैं कि यही है। ठीक है, करिए, आपका समाज अपने आप इसका जवाब देगा। और दूसरे बिलाल जो है ये भी अद्भुत आदमी। मैंने कहा शब्द गुंडा का प्रयोग किया, मतलब मेरे कंधे से आपको अगर कुछ चलाना है तो चलाइए, लेकिन मेरे शब्दों पे अपने मुंह से शब्द लगाकर मेरे पे मत जोड़िए। नहीं, बिल्कुल, ये अपनी बात शांति से कहता हूं। ये तो मैं भी कह रहा हूं कि इस पैनल में, इस डिबेट में आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो बिलाल खान आपके बारे में कह रहे थे। और बिलाल खान, यही सवाल है, आपने इस डिबेट में तो नहीं सुना होगा कम से कम। अब दूसरी तीसरी किसी डिबेट में आप शामिल हुए हैं तो उसको यहाँ मत शामिल करिए। यहाँ इस डिबेट में सीधा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं और सीधा जवाब एक्सपेक्ट करते हैं कि आप देंगे, हालांकि अभी तक आपने दिया नहीं। आपके साथ कानून के 3 बड़े जानकार हैं। खुद नलिन कोहली सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, हमारे साथ यूपी के फॉर्मर डीजीपी हैं, ईडी के बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं यहाँ पर आशीष जी। अब तीनों जब ये कह रहे हैं कि ये सारी परिस्थितियां ये पूरी तरह तय करती हैं कि मौलाना साद सवालों के घेरे में है, मौलाना साद की गिरफ्तारी तक हो सकती है, तो भाई आप लोग फिर क्यों बचा रहे हैं उसको? जबकि जमात के मुखिया जब वो कैसे बने, इस पर भी बहुत गंभीर आरोप है मौलाना साद पर। चाहे वो 2014 का मामला हो जब वो मुखिया चुने गए, चाहे 2016 का मामला हो जब मेवात से लोगों को बुलाया गया, ये जानकारी भी पब्लिक डोमेन में है, लोगों को पिटवाया तक गया। सर, बीमारी को बीमारी की तरह देखे, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया न गोरा न काला न धर्म न जाति, इसमें कुछ नहीं देखा जाएगा, कार्रवाई करिए इसके ऊपर। अरे तो कार्रवाई के लिए फिर आप ही लोग तो आ जाते हैं ना सामने की कार्रवाई क्यों हो रही है। अच्छा, आप मानते हैं कि मौलाना साहब पर कार्रवाई होनी चाहिए? के लिए आ रहे, एक ही नैरेटिव नहीं चलेगा सर देश में। इन्होंने थोड़ी लॉकडाउन का पालन तोड़ा है। आप जब बताया गया था पुलिस प्रशासन को, जब करीब में है निजामुद्दीन एसएचओ को बताया गया, एसडीएम को बताया गया, वहां से मामला बहुत आगे आ गया है। अब मामला आ गया विदेशों से फंडिंग का साहब, अब तो मामला बिलाल खान क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? शराफुद्दीन साहब वो निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए थे, उनका गुनाह ये। रुक जाइए बिलाल खान, रुक जाइए। आपने बोल दी अपनी बात, आपने अपनी बात बोल दी और आपकी बात मेरी समझ में आ गई और मैंने उसे पकड़ भी लिया। शराफुद्दीन साहब जवाब देंगे। वो निजामुद्दीन मरकज से जुड़े थे, उनका गुनाह ये था, साल 2020 में जाकर के अचानक उनका ये गुनाह हो गया। अगर यही गुनाह था तो सरकार क्या उनकी खातिरदारी कर रही थी पिछले 4-6 सालों तक? अगर यही गुनाह था, मतलब आप जब धर लिए जाएंगे, जब 125 खाते सामने आएंगे, जब 2000 विदेशी जमाती उनके जरिए ट्रांजैक्शन सामने आएगा, जब आलीशान फार्म हाउस सामने आएगा, जब स्विमिंग पूल सामने आएगा, जब ऐशो आराम की जिंदगी सामने आएगी, तो तुरंत ये हो जाएगा कि गुनाह ये कि वो मरकज से जुड़े थे, कि वो मुसलमान थे, ये शुरू हो जाएगा। शराफुद्दीन साहब, मसला ये है, दो तरफ से इंसाफ की बात करिए। मोदी के गुरु चिन्मयानंद
नंगे लेट के हिंदू बच्चों का रेप कर रहे थे, वो भी डिस्कस करिए। देखिए वो बातें, देखिए सुनिए, जिससे आप बेकार, वो बातें आप मत करें जिससे आप मुश्किल में फंस जाएं। वो बातें आप मत करें जो इस पूरे डिबेट के दायरे से बाहर हैं और जो कानून के दायरे से आप इस तरह से, सुनिए मेरी बात सुनिए, यहां पर कोई चिन्मयानंद की हिमायत करने नहीं बैठा हुआ है। चिन्मयानंद पर इसी चैनल में हम लोगों ने एक नहीं दर्जनों बार खबरें चलाई हैं, आसाराम बापू पे खबरें चलाई हैं, राम रहीम पे खबरें चलाई हैं। अपनी कमजोरी के लिए कंधे मत तलाशिए। चलिए दीपक झा आप सुन रहे हैं, आपने अभी ये कहा था कि ये कलंक हैं मौलाना साद, आपने कहा था। मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुद मैं राम रहीम के वहां पर था, 1.5 महीना कवरेज कंटिन्यू किया था, आसाराम पे कवरेज किया था। तब तो नहीं था कि हम किसी मजहब को टारगेट कर रहे हैं, मौलाना साहब पर खबर कर दी तो हम इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। ये कौन सी थ्योरी लाते हैं ये लोग? ऐसी डिबेट में आसाराम के प्रवक्ता आते थे, हमको धमकी देके जाते थे, और वही काम आज इलियास सरफुद्दीन कर रहे हैं। मैं भी पूरी जिम्मेदारी के साथ यही कहना चाहता हूं, क्योंकि डिबेट में हम भाजपा के खिलाफ कर रहे हैं ना कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं, ना हिंदू के खिलाफ कर रहे हैं ना मुसलमान के खिलाफ कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो कि देश के साथ गद्दारी किया है। और मौलाना साहब अगर विदेशों से पैसा लाके मुसलमानों के भले के लिए पैसा लाता था और अपने ऐशो आराम में अगर उसने मौज मस्ती में पैसे उड़ाए हैं तो क्राइम है, क्रिमिनल है, पुलिस को उस पर कार्रवाई करना चाहिए, इनकम टैक्स को कार्रवाई करना चाहिए। दूसरी बात, क्रिमिनल केस उसके ऊपर मरकज के लिए दायर किया जा चुका है कि उसने किस तरह से कोरोना फैलाया। अगर ये साबित हो जाता है तो उसको कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे यहाँ पे अरविंद कुमार जी बोल रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति भागता है, इसका मतलब है उसने अपने आप को मुलजिम मान लिया है। अगर एक व्यक्ति भाग रहा है, मुलजिम मान लिया है, तो इसमें सरकार को और पुलिस नहीं तो फिर जब बिलाल खान और इलियास शरफुद्दीन जैसे लोग उनको डिफेंड करने लगते हैं, तब दीपक झा क्या आता दिमाग में? तब आता है ये लोग क्यों डिफेंड कर रहे हैं? कोई जवाब है इसका? जवाब इसका यह है कि जैसे कुछ लोग हिंदू की बात करते हैं, कुछ मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बात करने वाला कौन है? हिंदुस्तान की बात आप करेंगे, हम करेंगे। अगर इलियास और बिलाल खान जैसे लोग हिंदुस्तान की बात करें, भारत माता की बात करें, अरे वो तो वहां पर भी बीजेपी, आरएसएस और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा खोजने लगते हैं। उनके ऊपर सवाल उठा दिया तो विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं। नलिन कोहली कुछ कहना चाह रहे हैं। नलिन कोहली, मौलाना साद पर सवाल उठाना कहां से हिंदू मुस्लिम हो गया? मौलाना साद पर सवाल उठाना कहां से इसमें धर्म की बात आ गई? कोई ना जिस पर भी सवाल उठेगा वो तो हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, किसी धर्म का तो होगा ही। फिर तो हर धर्म वाला आके खड़ा हो जाए, देखिए आप हमारे धर्म को निशाना बना रहे हैं। आसाराम हो या चिन्मयानंद हो, सारी डिबेट्स हुई हैं और उस पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये गलत काम हुआ है, उन पे कार्रवाई हुई, जेल में है। तो मतलब इसमें क्या हुआ? वो थोड़ी ना था कि हिंदू धर्म के खिलाफ में उसमें कुछ हो रहा है। ये लोग जो है बैठ के अपने आप को स्कॉलर कह रहे हैं और जो राजनीतिक बातें कर रहे हैं, बड़ी नीचे स्तर की राजनीतिक बातें कर रहे हैं। हर चीज में प्रधानमंत्री मोदी को खींचना, जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कहा कि इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। ये तो इसको प्रूव करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बनना चाहिए और अपने आप को ये लोग इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं। पता नहीं ये स्कॉलरशिप का कौन सा लेवल है। बड़े उम्दा लोग बैठे हैं अलग अलग पैनल्स पे जो मतलब वाकई इस्लामिक स्कॉलर हो सकते हैं, अपनी बात रखते हैं, तहजीब से रखते हैं, गाली गलौज नहीं करते, चिल्लाते नहीं, फेफड़े नहीं फाड़ते अपनी बात रखने के लिए। और मौलाना साद जो है वो भाग रहे हैं। और इसमें मुझे बताइए ये क्या है, हर चीज के लिए दूसरा कंधा ढूंढना? अरे उन्होंने ऐसा किया तो हमारे पीछे। नलिन कोहली, गौरव अग्रवाल, जो ये बातें यहाँ हो रही हैं, ये हमारे सामने पैनल मौजूद है, लेकिन मैं आपसे भी बात कहना चाहूंगा कि ये जो तरीका है अख्तियार किया जा रहा है, ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। ये मैं बात करता हूँ, अरविंद जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जैन साहब फॉर्मर डीजीपी आप रहे हैं, ये भी एक तरीका होता है क्या कि जब बात कानून व्यवस्था की आ जाए तो धर्म का सहारा लेकर के पतली गली का रास्ता तलाशो बचने के लिए? आपने ऐसे मामले हैंडल किए हैं, ये भी क्या एक स्ट्रेटजी होती है क्या जैन साहब? क्यों नहीं होती है? ये तो होती ही है। ये पैसा और किस काम आता है? ये जो इतना बड़ा समूह इकट्ठा कर रखा है, फंडिंग हो रही है, इससे बहुत से लोग बेनिफिटेड हैं, तो वो सब इसी काम में सब लगे हुए हैं। कोई वीडियो अपलोड करेगा, कोई समाचार पत्रों की ब्रीफिंग करेगा, कोई चैनल्स पे बैठकर उनको डिफेंड करेगा, ये तो सब चलता रहेगा। मेरा तो एक मानना है, देश का एक कानून है, सबके लिए बराबर है, कानून के तहत वो एक मुल्जिम है। अब तक पर्याप्त समय निकल गया है, अब तक 82-83 की कार्रवाई मेरी समझ से हो जानी चाहिए थी, अगर दिल्ली पुलिस इसमें सीरियसली अगर इसको परसू कर रही है तो। और अगर वो नहीं कर रही है
और वो कोई इंतजार कर रही है कि कोई इसमें ईडी कार्रवाई करेगी या इनकम टैक्स कार्रवाई करेगा, तो वो तो सब बहुत सोच समझ के बाद में कार्रवाई होती है। कर रही है, ईडी की तरफ से भी कार्रवाई की खबरें हैं, तो अब देखते हैं ये कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है। फिलहाल बहस का समय यहीं पर खत्म हो चुका है। हमने कोशिश की थी कुछ बड़े सवाल जो हमने पूछे उनके जवाब तलाशे जाएं, और कहीं ना कहीं संकेतों में जवाब मिले भी हैं अभिषेक। तो अब यही रुकना होगा। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।